अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं हसन जफर और यह है प्रोग्राम डॉक्स टॉक पॉलिटिक्स और हमारे साथ हैं डॉक्टर हसनैन जावेद। सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि अब स्टेयरिंग पे जब बैठे हैं तो उनको फॉर अगर उनका दौर जो टारगेट्स वो लेकर आए हैं, उन्होंने चार बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की और जी। बहुत ही शानदार उसका लाइन ऑफ एक्शन और प्लान बन सकता है। रादर अगर वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिपेंडेंसी अपनी तमाम अपने भाई और अपनी पेटी बदार भाइयों के साथ यानी भाई बंधुओं के साथ ना रहें और टेक्नोक्रेट्स के साथ ये काम करें तो बहुत बेहतर है। सबसे बड़ा टारगेट जो है, यानी आप यूं समझें कि उन्होंने कहा कि मैं स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा करूंगा। ठीक अच्छा, है। अब मैं ये भी साथ बताता चलूं कि ये दोनों गुफ्तगू उनको इसलिए करनी पड़ी कि पहला फ्लॉप जो हुआ था, मैं आपको बता रहा था कि 2 ही हफ्ते बाद फ्लॉप हो जाएंगे ये काकड़ साहब, और उन्हीं को भेजा था, एक्चुअली भेजा उन्हीं को था कि जाए बिजनेसमैन से बात करके आए। तो बिजनेस कम्युनिटी इतनी घा गया, आपका क्या ख्याल है कि अ, अकील करीम डैडी बैठा हो, वो सत्तार बैठा हो जिसको वो पूरे के पूरे इस टाइम पे वो पिंक सॉल्ट और माइनिंग के ऊपर काम करने वाला आदमी हो, इन हम्म। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को मैं तकरीबन आप मेमन बरादरी से लेकर कराची के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठना, ये कोई मजाक काम है? ये हम्म। ऐसे घाघ लोग हैं कि ये 1 सेकंड के अंदर आपको स्लॉटर करके उतार के साइड पर फेंक देते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने काकड़ की उनके सामने हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। हम्म। सो बहरहाल जनरल साहब को आना पड़ा अपने प्लान के साथ। तो 2 मुलाकातें जब उन्होंने की, एक लाहौर के ताजरान के साथ और एक उन्होंने कराची में की, और उस दोनों गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये कहा और उनको यकीन दिलाना पड़ा, उनको बात करनी पड़ी। एक कामयाब मीटिंग में मैं खुद शामिल था जब रजाक दाऊद ने मेमनों के साथ की थी, और उसके अच्छा। बाद सबको सेटिस्फाई करके भेजा था। और वो ठीक है। तब जब रजाक दाऊद ने बात की थी तब सबने सुनी थी, और जब असद उमर ने बात की थी तो क्या, मेरा ख्याल है ओपनली तो नहीं कहा होगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा होगा मेमनों ने कि भाई तुम क्या बेचते हो, हम तो तुम्हें खड़े खड़े बेचते हैं, तुम कौन हो? हम्म। सो पॉइंट ये है कि अब जो जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि माने या ना माने वो स्टेयरिंग पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मान लेने में क्या ठीक हरज हो गया। कौम सारी बातें, सर कौम सारी बातें भूल जाएगी अगर वो अपने चार एक्चुअली 5 और बड़ी बोल्ड बातें उन्होंने की हैं, अगर ये पांचों वो बातें कर जाते हैं पूरी। है? आप कह रहे हैं कि जो उन्होंने 4 या 5 पॉइंट्स पे अब उन्होंने मैं पहला कर देता मेंशन हूँ, किया है, बता दे। वो एक एक करके आप उस पे अपना जरा सबसे तफसील कीजिए पहला ताकि हम पॉइंट फिर ये था। और इसी पे फिर हम क्लोज कर लेंगे आज। हाँ, सबसे पहले मैं आपको सर बात बता देता हूँ, उन्होंने जो स्टार्ट लिया उन्होंने कहा कि इंटरबैंक के और ओपन मार्केट का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप है और बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये काकड़ साहब को ये स्क्रिप्ट अगर दे के भेजा होगा, लेकिन काकड़ साहब ऑल फॉल करते रहे, अगर यही बोल देते तो ठीक था। पर उन्होंने एक्शन प्लान के साथ बात की। उन्होंने कहा सबसे पहले पहली चीज तो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि मैं स्मगलिंग रोकने स्मगलिंग की। के, वन स्मगलिंग। नंबर वन उन्होंने कहा कि मैं स्मगलिंग इसलिए रोकूंगा क्योंकि जो लोगों ने डॉलर छुपा रखे हैं उनको निकलवाएं, लेकिन उसको करना कैसे होगा? उनको प्रॉपर ओपन फाइनेंशियल तरीके से, लेजिटिमेट कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि कल को जो ताजरान और बिजनेसमैन सारे कहें कि हमारे से जबरदस्ती हमारे पैसा उठा लिया। हम्म। ठीक है, यानी चले, ठीक हो गया। एक चीज साबित तो हो गई। करना पड़ेगा कि इन्होंने बेईमानी से गबन करके पैसा इन्होंने चारपाइयों के नीचे छुपाया। एक दूसरी राइट। बात ये कि जो ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू जो स्मगलिंग हो रही है, इस पर उन्होंने काबू डालने की मुकम्मल तौर पे उन्होंने बताया कि मैं स्मगलिंग को और जो लीकेजेस हो रही हैं और खास तौर पे जो डॉलर की जो स्मगलिंग है इसको रोकना पड़ेगा। इस वजह से क्योंकि डॉलर इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अंदर जो गैप आ रहा है वो बहुत बड़ा है, और उसकी राइट। उनकी उस गुफ्तगू का फायदा ये हुआ कि डॉलर ओपन मार्केट में 7 रुपए सस्ता हुआ, खाली तो गुफ्तगू करने से। खाली गुफ्तगू करने से। वैसे एक बात ये भी है इसका मतलब है कि कि कराची के कोर उनकी कमांडर को उनकी इस उन्होंने बात में सब्सटेंस मौजूद है। सब्सटेंस मौजूद है। अभी तो खाली सब्सटेंस, गुफ्तगू करने से अगर यस 7 रुपए है। सस्ता हुआ है, तो एक्शन करने से तो फिर ये फिर बहुत ही कुछ सिग्निफिकेंट इसके ऊपर असर पड़ेगा। एक्शन तो वो करेंगे,
सर एक्शन तो वो करेंगे, क्योंकि अब वो बैठ गए हैं तो जाहिर सी बात है ये मामला तो करना पड़ेगा। अच्छा, अब राइट। दूसरी बात जो उन्होंने की वो कुछ बातें ऐसी हैं और कुछ वो मैं आपको लाइकवाइज बताता रहता हूँ। अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि ये डॉलर का गैप खत्म करना पड़ेगा। ठीक अच्छा, है। उसका आसान तरीन हल यही है। अच्छा, एक मुश्किल अमल यह है कि उसके बाद उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की, और उसके ऊपर उन्होंने लाहे अमल बड़ा क्लियर बता दिया। उन्होंने कहा कि चारों सूबाई हुकूमतों को उनके पास जो जमीनें हैं उसको देखा जाएगा। आपको याद होगा कि सऊदीया बहुत पहले भी इंटरेस्टेड था कई एकड़ों के ऊपर, जो है वो वहां पर जो है वो अपने जो है वो एग्रीकल्चर काश्तकारी फार्मिंग करना करना चाहते थे चाहता है, और क्योंकि यस, फूड इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया का मसला है, किसी पाकिस्तान अकेले का मसला नहीं। सो यूपी अब जो है 2013 उन्होंने 14 दो बातें की कि मैं दो 13-14 की मुल्कों बात से है सर, हुआ आया हूं। सॉरी। उन्होंने उन्होंने ये लफ्ज बोला कि मैं 25 अरब रुपए, मोहम्मद बिन सलमान से बात करते हुए उसने कहा कि 2 अरब डॉलर की बात की, तो उसने जनरल साहब ने कहा नहीं, मैं 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की बात करने आया हूं, और इससे कम पे मैं बात नहीं करूंगा, जो उन्होंने कबूल की। प्लस इन्होंने कहा कि 10 बिलियन डॉलर हमें डिपॉजिट के अंदर जमा करवा दें, ताकि हम जो है वो उस बड़े कोलैप्स से निकल आए। तो ठीक है। जो उन्होंने कबूल की। इसी तरीके राइट। से दूसरी उन्होंने जो और मजे की बात यह है इसमें कि ये वो काम करके आए हुए थे, इस वजह से उन्होंने वो यहां पर बयान भी किया। यूएई से उन्होंने कहा कि उनसे भी मैंने 25 बिलियन डॉलर की बात की, और इसी तरीके से 10 बिलियन डॉलर उनको कहा कि डिपॉजिट करें, जो कि उन्होंने कहा कि फौज की गारंटी अगर है तो हम दे देते हैं। वो भी बात एग्रीड अपॉन हो गई है। अभी एज पर द यानी कम्युनिकेशन ये है कि वर्बली तो सारी चीजें डिफाइन हो चुकी हैं, मुमकिन है पेपर भी साइन हो गया हो, लेकिन ये अलग बात है कि पैसा भी आया या नहीं आया। ये अभी सब्जेक्ट आगे खुल जाएगा जब वो पैसा ट्रांसफर होगा। तो ये 50 अरब की बात की। फिर उन्होंने कहा कि अब मैं कतर या एक और मुल्क है जिसका मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, यानी जो टारगेट अंडर SIFC जो था, यानी जो उन्होंने कहा कि आर्मी के अंडर जो इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन प्रोग्राम बनाया जा रहा है SIFC, हम्म। उसके तहत मैं ये काम कर चुका हूं। और ये 100 बिलियन डॉलर की जो टोटल इनपुट है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो मैं इधर से मूव करवा चुका हूं। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब ये उनका प्लान है, यानी अभी फिलहाल की जो उन्होंने कंफर्म बात बताई ये 50 थर्ड बिलियन पॉइंट हो डॉलर गया। और अभी जो दो जगहों पे जाएंगे वो 50 बिलियन डॉलर की और बात करेंगे। इसी तरीके से रिजर्व के ऊपर मैं बताता चलूं कि 8 बिलियन डॉलर जैसा तैसा भी आपके पास पड़ा है, चाहे मांग के पड़ा है या डिपॉजिट पे पड़ा है या विंडो ड्रेसिंग का पड़ा है, लेकिन 8 बिलियन डॉलर ये है। और 10 जैसे वो सऊदिया का कह रहे हैं और 10 यूएई का कह रहे हैं, तो इस तरह हमारे पास 28 बिलियन डॉलर होगा। अगर ये होगा तो हम IMF के शिकंजे से काफी हद तक निकल जाएंगे। राइट। अच्छा, इसके ऊपर इन्होंने कहा कि अगर ये मामला बन जाता है, बात की उन्होंने सारी जो गुफ्तगू जनरल साहब ने की है वो बड़ी लॉजिकल की है, उस पर ओके। वो ये कहते हैं कि इसके बाद हम IPPs के मैटर को और बिजली के मैटर को टेकअप करेंगे, और उसके अंदर रिफॉर्म रिस्ट्रक्चर और उनके साथ जो कैपेसिटी पेमेंट्स की निगोशिएशन है उसको देखा जाएगा। ऑल मैं कैपेसिटी पेमेंट्स की अभी तक जो मैं बात बता चुका हूं, जो गुफ्तगू मैंने आपके साथ भी की, मैंने आपको 9 कैपेसिटी जो बात की, जो इस वक्त जो केस इंटरनेशनल अदालतों में लगा था वो आप हारे हुए हैं, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। IPPs ने आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये केस NTDC को हराया हुआ है, और ये केस आप इस तरह हारे हैं कि इन एनी केस मुआहदा ऐसा हुआ था 1994 के अंदर बेनजीर साहिबा की गवर्नमेंट में, पावर पॉलिसी और पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत, कि आप इंटरेस्ट भी देंगे, इंटरेस्ट भी उनकी मर्जी का था, सूद भी उनकी मर्जी का था, पैसे भी उनकी डंडे मर्जी भी के खाएंगे, थे, कंधे भी और खाएंगे। आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे। इसको कहते हैं ये कमाल पे और कमाल का टेक। आइडिया था। कमाल का सर इसको आइडिया। कहते हैं, हाँ इसको कहते हैं सर पे और टेक। ये था पे और टेक बॉन्ड। इसके ऊपर यानी आपने बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, पैसे तो आपको पे करने पड़ेंगे। उनका एक्सेलेंट। ख्याल दुरुस्त था कि अभी फौरी तौर पे ये मैटर नहीं खुलना, ये खुलेगा 30 साल बाद, उतनी देर तो हम तो अपने हाथ साफ करें।
किसने देखा 30 साल? तो आज उन्हीं के उस गले वक्त में वो बहुत, फंदे डॉक्टर साहब उस पड़ेंगे। वक्त बहुत लोगों ने देखा था, इसमें बड़ी ले दे हुई थी, हमें याद है। और तो उस फिर वक्त लेते तो नहीं काम करता। नहीं सर। सर लेकिन वो लेते तो कोई काम नहीं आई ना, वही पीपल्स पार्टी आती रही, वही जो है वो वही तो शहबाज वो तो शरीफ, सर अब नवाज शरीफ। लोगों के दिमाग में घुसी हुई है ना। अब वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब वो जब हयात थी तो उस वक्त भी वो मतलब दुनिया की सबसे स्मार्ट खातून है फलाना, ये इस किस्म के नैरेटिव जो इकदाम किए जा रहे थे उसके ऊपर कोई जो बोलता था उसको उसको फिर वो आड़े हाथों लेते थे। ना, मैं कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से ये बात करता जाऊं कि अब देखिए वो सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास तो सिर्फ यही रैशनल आइडिया आता है कि या तो वो बिजनेसमैन को बिठा लेंगे, लेकिन वो अगर उनको इंटरनेशनल कोर्ट में ले गए तो फिर क्या होगा? क्योंकि मुशर्रफ साहब भी ये आईपीपीस का मैटर नहीं सॉल्व कर सके थे। और हम्म। उन्होंने एक लफ्ज भी बोला था कि पर 1 सेंट, अगर मैं 1 सेंट भी बढ़ाता हूं तो उसके ऊपर मुझे 1 अरब रुपए की वो रिश्वत देने को तैयार हो जाते थे। मैं ले सकता था, मुशर्रफ हाँ साहब ने कहा मैंने नहीं लिया। लेकिन आप ये देखें कि मुशर्रफ जैसा आदमी भी सॉल्व नहीं कर सका था। जी। लेकिन अब मैं उसके ऊपर नहीं आता। हो सकता है जनरल साहब के पास कोई और बेहतर तरीकाकार हो वो कि तो वो वो बता मियां देगा, मंशा, आगे चल के समझ आ मियां जाएगी। मंश देखिए 3 पावर, बहुत सारी पावर सेट जो 9 ऐसी जो आईपीपी थे, उनमें से 3 कंपनियां जो वहां पे लंदन की सालसी अदालत में जीती थी, वो उनमें से 3 तो सिर्फ और सिर्फ मियां मंशा की थी। मियां मंशा बहुत को शर्म नहीं आती सर के वो जो है वो पंजाब पुलिस के सारे कपड़े जो है वो उसने ग्रीन कर दिए। यानी हमारी पुलिस जो है वो उससे पहले डर नहीं सर, लगता था। उन्हें क्यों शर्म आएगी? उन्हें पैसे आ रहे हैं। अच्छा, जिसको पैसा आ रहा है उसको शर्म अब आने वो की। सारी सब्ज वर्दियां उन्होंने चढ़ा दी वहां से, टेक्सटाइल उनकी चलाने के लिए। फिर उनकी एनर्जी बनती है, उनकी पावर बनती है, और वही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खरीद लेती है उनके भले। और उन्होंने, अच्छा मजे की बात है, उस पूरे एरिया के अंदर ये जो 2.64 ट्रिलियन बना है सर, ऐसे नहीं बना। उसमें क्या हुआ कि जब एनडीडीसी जो है, एनटीडीसी जब हम्म। ये केस करता था तो अदालत ने ये केस वापस जब लेते थे तब उसका हर्जाना, उसका केस किए के पैसे, और जितने उसके ऊपर जहाजों की टिकटों का खर्चा आता था, उसके सब अखराजात कुछ भी इनको खाते पे में पड़ करने जाते पड़े। हैं। जी जी। और नहीं इनकी पे वकील करने के फीस, नहीं पे इनकी करने पड़े, वकील की फीस के पैसे भी पड़ते होंगे उसमें। पे नहीं किए। हाँ। अर्ज ये कर रहा हूं कि उस वक्त 10 अरब रुपए, 10 800 कुछ अरब रुपए इन्होंने उस वक्त पे किए थे। अच्छा, अब मैं अर्ज करता हूं। बहरहाल जनरल साहब ने ये कहा कि फिर मैटर हम उठाएंगे आईपीपीस का। अच्छा सर, ये चार तीसरा जो पॉइंट्स हो गए अब फॉरेन, तक। या हाँ जी, पहला हो गया पॉइंट स्मगलिंग का, दूसरा हो गया डॉलर का इंटर बैंक और बैंक वो ओपन मार्केट का गैप जो है उसका, तीसरा हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तीसरा हो गया चौथा हो गया आईपीपीस का। तो ये चार, आईपीपी। और ये पांचवा पॉइंट आप इस पे। अच्छा, अब पांचवा बड़ा बोल्ड पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। उन्होंने कहा नहीं, और उसको नहीं, उसको पॉइंट को नंबर 1 के साथ जोड़ लें। अच्छा। उसी पॉइंट में, स्मगलिंग के पॉइंट पे उन्होंने बड़े क्लियर और कैटेगोरिकली, और मैं उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम अफगान जितने रिफ्यूजीज यहाँ पर थे, जो भी गेम बनी थी उस वक्त, और जो इस वक्त हमें नुकसान हो रहा है, हम इन सबको वापस करेंगे। ओके। ठीक है जी। ये एक बहुत बोल्ड और बड़ी एप्रिसिएशन की बात है कि अगर वो ये कर जाते हैं तो हमारी ये एक बहुत बड़ी गलती को वो करेक्ट सुधारने कर की लें। कोशिश करेंगे, यस। जो कि हम जो हमें बहुत पहले कर देनी चाहिए। मैंने एक शेर लिखा था, यही, ये पनाह गुज़ी तुम्ही से पनाह छीनेंगे, हम्म। ये पनाह गुज़ी हाल। तुम्ही से पनाह छीनेंगे। अब वक्त आ गया कि दे मस्ट हैव टू सेंड बैक। जी हाँ। जी हाँ। ठीक है ना सर? जी जी अच्छा, बिल्कुल। इसी के साथ जोड़ते हुए, एक तो सर जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो प्लान है, फिलहाल जो उनके जहन में था 25-25 अरब, अब ये मिलता है। सिर्फ 4 मुल्कों से उन्होंने 25-25 अरब का उन्होंने प्लान बनाया है। और प्लस उन्होंने डिपॉजिट का 20 अरब का तो अभी बता दिए कि डिपॉजिट करेंगे, ताकि वो जो फॉरेन रिजर्व है, उसकी वजह से क्या होगा कि फायदा आपका होगा कि आपको शरह सूद शायद नहीं बढ़ेगी। यानी 22 रुपए पे जो जो 22 के ऊपर आपकी शरह सूद आ गई है, वो 23 से 24 होगी। तो सोचें कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी, या। सोचें कि बाकी नर्क कहाँ बढ़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कार्टेल पे हाथ डालेंगे
और ये लाइसेंसिंग के ऊपर जो है वो भी हाथ डालेंगे कि इन लोगों को लाइसेंस किन किन लोगों को कैसे कैसे मिलता रहा। हम्म, ठीक है। तो यानी कि ये अच्छा, अब एक पूरा तज्जिया होने जा रहा है, ये जो पिछले 20-30 साल के अंदर जो भी बंदर बांट हुई है, उसके ऊपर अब ये कोई एक्शन करने जा मुझे रहे हैं। सर इसमें इसमें बिल्कुल मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ये नहीं चाहता कि किसी को भी सजाएं मिलें। मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा, और मेरी जाती राय, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनकी टीम में हुआ तो मैं हम्म। ये करूंगा कि भाई सजाएं किसी को ना दी जाएं, और सिंपल सिंपल जितना उन्होंने लूटा और जिस तरह से भी निजाम है, ये बैकडोर वहीं से तय होकर पैसा माल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को वापस दिया जाए, और ये जो है वो फौरी तौर पे ट्रांसलेट होकर अवाम खुशहाल होनी चाहिए, अवाम के 400 यूनिट तक फ्री हो जाने चाहिए, और अवाम जो है वो और लेकिन अगर आम आवाम भी कुंडी डाल रही है, 400 यूनिट फ्री जरूर ले ले, लेकिन अगर वो कुंडी डालकर अपने दुकान चला रहे हैं तो ये तरीका गलत है, उनको ये अंदर कर तरीका दिया जाए। गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया ठीक डॉक्टर है। साहब। तो ये सर, ये SIFC का प्लान आपके सामने मैंने रख दिया है। दो लाइनें और बोल के आपके साथ इजाजत चाहूंगा, वो ये प्लीज। कि इस प्लान को, ये फिर वही वाला काम बन रहा है, मैं इसको ऊपर दोबारा दोहरा लूं, जनरल साहब के सामने इस लाइन को पेश कर रहा हूं कि रोड टू हेल पेव्ड विद गुड इंटेंशन, कहीं ये गलती फिर तो नहीं हो रही है, अच्छी इंटेंशंस, इसके प्लान की एग्जीक्यूशन अगर इन्होंने साबिक फौजी अफसरान से और करंट फौजी अफसरान से ही करवाई तो एग्जीक्यूशन मुनासिब नहीं होगी। इसके लिए एक फॉर्मल, स्ट्रक्चर्ड, टेक्नोक्रेटिक, अप टू द मार्क सिस्टम के साथ होना जरूरी है। और अगर ये ना हुई तो जो इस टाइम पर आपको अगर लगता है कि हमारे जो रिटायर्ड हो चुके हैं और या अभी जनरल्स ऑन वर्दी हाजिर हैं, वो जहां उनकी डिफेंस एरिया रिलेटेड चीजें हैं वो करें, लेकिन जो 7-8 क्रूशियल मिनिस्ट्रीज हैं, टेक्निकल चीजें हैं, और जो इस चीजें पूरे प्लान को लेकर आएंगे, ये सेट ऑफ टेक्नोक्रेट्स करेंगे, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम टिल डायरेक्शंस लेवल, वो करेंगे। अगर अगर ये वो नहीं होता तो फिर ये उसी तरीके से होगा कि ये 10 से 11। अच्छा, फिर एक और बात भी मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि जब आप गारंटी देते हैं तो ये वही रिजीम रहेगी। अच्छा, इसका मतलब है अगर इसको टाइम, अगर ऑयल रिफाइनरीज की फील्ड के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इसको 5 से 10 साल तो लग जाएंगे। बिल्कुल लग जाएंगे। डैम में करता है, पावर सेक्टर में करता है, एनर्जी में करता है, एग्रीकल्चर में करता है, तो सिर्फ ये 3 साल की गेम तो नहीं होगी। तो जनरल साहब को डेफिनेटली 10 से 11 साल अपनी गारंटी के ऊपर ये सारा एग्जीक्यूट करवाकर, उनको कामयाब करवाकर, उन्होंने पैसे देने हैं तो उनको प्रॉफिट भी तो चाहिए ना सर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर फिर भी जनरल साहब हाँ, दस यार से उनके ग्यारह अपने साल उनके अपने भी इंटरेस्ट होंगे ना इस सारे इन्वेस्टमेंट में, जो भी फॉरेन एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि वो देखें, वो उन्होंने इतना खुला कहा है, कभी जमहूरी हुकूमतों के साथ तो इतना बड़ा उन्होंने मुआहदा नहीं किया। जी हाँ। तो अगर वो कर रहे हैं तो जनरल साहब को 10 से 11 साल रुकना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि जरूरी है कि वो रुके। अगर वो नहीं रुकते तो फिर फौज गारंटर कैसे हो सकती है, क्योंकि ये जाते हैं 11 से 12 13 कोर कमांडर्स जाते हैं तो फौज तो चेंज हो गई ना। अगली फौज की तो जुरिस्डिक्शन ये है ही नहीं, मईशत की बात उन्होंने तो नहीं की थी ना। यस। लेकिन या और आप ये कह भी रहे हैं सवाल कि हो ये सकता है आने आप वाले। कह रहे हैं कि फिर ये पर्सनल गारंटी एज आर्मी चीफ जो है वो दे के जब ये इन्वेस्टमेंट आ रही है, सर हम तो एक एक आर्मी एक बड़ा, चीफ को स्टे करना पड़ेगा जब तक ये पूरा एग्जैक्टली, एग्जीक्यूट ना हो जाए। अकलमंदी की बात है ना सर। देखें, लॉजिकल बात यह है कि देखें, वैसे तो उनकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, हम्म। कोई लॉ, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि फौज जो है वो मईशत देखेगी। लेकिन हमारे पास काकड़ है, काकड़ के बाद इमरान खान की आकड़ है, और उसके अलावा बाकी सारे निजाम है और इधर उधर है, वो नहीं चला सके। अब सारी दुनिया सी पैक की भी गारंटर फौज है, इस हम्म। सारे मामले की गारंटर फौज है। फिर फौज की जब पूरी की पूरी जो लीडरशिप चेंज होगी, वो जब आएगी वो कहेगी हमारे, और जाहिर सी बात है जब एक किसी प्रोजेक्ट को इनिशिएट आप करते हैं तो दरमियान में तो छोड़ स्पीड के भी नहीं करके जाते। जाना, या एग्जैक्टली। हम्म। इट हैज अ सर्टेन स्टार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन है कि इट हैज अ सर्टेन स्टार्ट, इट हैज अ सर्टेन एंड। राइट। तो कोई टाइमलाइन तो होगी ना।
जी उस जी टाइम लाइन तक इनको बैठना पड़ेगा, पूरी लीडरशिप को एग्जीक्यूटिव लेवल तक बैठना पड़ेगा। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ द होल मेन मिलिट्री लीडरशिप along with the technocratic leadership। जी। या वेरी मच टेक्नोक्रेट, डॉक्टर साहब। टेक्नोक्रेट्स को लीडर बनने का वैसे शौक भी नहीं होता, वो टेक्नोक्रेटिक सेटअप कर लें। तो ये तरीका कार हुआ, और सबसे पहले उनको करना होगा काकड़ एंड द करंट गवर्नमेंट फौरी तौर पे फारिग करनी पड़ेगी। ये आप पहले भी कह चुके हैं। और मैं जरूर। आखिरी जुमला बोल रहा हूं कि जी। जनरल साहब 10 साल के लिए तो रुकेंगे, जमहूरियत साइड पे हो गई, इलेक्शन हो नहीं जमहूरियत कैन सकते, वेट। क्योंकि जो अब जो डायरेक्ट जमहूरियत शुड वेट सर। जमहूरियत शुड वेट, इट कैन वेट। सबसे पहले तो अब ये जो इस वक्त सरेदस्त मामलात हैं उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी हैं। हमारे देखने वालों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, और यकीन, और हम उन्हें यकीन दिलाना चाहते हैं अपने देखने वालों को कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्रू इंटेंशंस के साथ कर रहे हैं। और वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रोड टू हेल इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, इंटेंशंस हमारी भी अच्छी हैं। और हम जो बात भी उसमें शुरू में हमने आपको एक किस्सा भी सुनाया, तो उसका यकीनन कोई मकसद जो है हर्जा सराई करना किसी की नहीं है। मकसद हमारा ये है कि हम उन रियलिटीज को फेस करें और हम तस्लीम करें कि जो गलतियां हुई हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें तस्लीम नहीं करेंगे और वैसे ही चलते रहेंगे तो, और वो किसी समझदार और किसी मासूम की बात को जो जो उसने बिल्कुल जो उसको नजर आता है जो उसने बयान कर दी है, उसको अगर हम इग्नोर करके चले जाएंगे तो फिर उसका नतीजा जो उस कहानी में निकला था वो हमारा भी निकलता रहेगा। जब तक कि अगर इसको रोकना है तो इस बात को समझना पड़ेगा और इस पर अमल करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।